के चरणों में मेरा सेवा जोहार पहुँचे। साथियों, जानते हैं कि कोई भी हम जब अपना शुरुआती कार्य करते हैं तो हम अपने महापुरुषों को जरूरी याद करते हैं, अपने पुरखा व्यवस्था को जरूरी याद करते हैं। तो थोड़ा सा जयकारा लगाएंगे, इसके बाद मैं अपना स्पीच के माध्यम से आप लोगों को आपके हक अधिकारों से संबंधित मैं आपको प्रेरणा दूंगा, तो आज आप उसको सीखें और अपने जीवन में अनुसरण करें। संयोग नेगी आड़ाना मुरैल पेन आड़ाना, बुरैल पेन आड़ाना, अब्बाल आड़ाना, बब्बाल आड़ाना, सवे एना आड़ाना, सवे एना आड़ाना, सिलार तंबू आड़ाना, बाबा विश्वनाथना, बाबा विश्वनाथना, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना, ज्योतिराव फूले ना, सावित्रीबाई फूले ना, सावित्रीबाई फूले ना, बिरसा मुंडा ना, शंकर साय रघुनाथ साय ना। साथियों, ऐसा करने से हमारे जीवन में, हमारे माइंड में, हमारे विचार में कुछ शब्द आते हैं। जैसे कि मैं हमारे काफी मुकद्दमगढ़ इस नाराओं से आपको अवगत कराए। इसका मतलब है ये प्रकृति की जय है। जहां से नार गिरा वहां से नारगंड व्यवस्था आई। नारा जानते हो, ये गांव का निर्माण कैसे हुआ, गांव कस्बों का निर्माण कैसे हुआ, शहरों का निर्माण कैसे हुआ, ये हमारी पुरखा व्यवस्था की देन है। और देने वाले कौन है? हमारे जैसे खेरादाई, हमारे जो कोतमा के पुत्र है ना, भूरा भगत माँ कोतमा के जो पुत्र हैं, औलादे हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को जीवन शैली सिखाया, जीना सिखाया, रोटी बेटी माँ की पहचान बतलाने वाले हमारे जो महापुरुष थे, चाहे वो खेरादाई हो, भीमाल पेन हो, भीमाल पेन जिसको आप आज की डेट में बजरंगबली के रूप में पूजते हो, है कि नहीं, माँ कंकालीन दाई हो, जंगो दाई हो, जिन्होंने शिक्षा का प्रथम शिक्षिका कहना चाहिए, इतिहास की प्रथम शिक्षिका जंगो दाई। इसके बाद ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर समाज को शिक्षित किया। इसलिए हम इनकी जयकार करते हैं। और जहां से आपके नाना फूफा मामा मौसेरे है ना, भाईचारा सिस्टम चला, ये कहां से आए? अब बालाड़ा में जैसे फूफा फूफा ये व्यवस्था है, इसलिए उनकी जय है ना। संयोग सियान आड़ा में जहां आप दादा के दादा, दादा परदादा को याद करते कि नहीं करते हो? जमीन की लड़ाई करते हो तो दादा के दादा को याद करते हो, है उनकी जय। ये हमारी पुरखा व्यवस्था है। तेजियदा ये धरती की व्यवस्था है। धरती में कितनी तरह की मिट्टियां होती हैं, है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, भूरी मिट्टी, ऐसा करके, है कि नहीं? इसकी जय, उन पंच तत्वों की जय जिससे हमारे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई, यहां तक कि हम सब, है कि नहीं, उसकी जय। नलेदाई पूर्वदाऊ, पूर्वदाई यानी सूर्य जो स्वयं प्रकाशित होकर दुनिया को प्रकाशित करता है, उसकी जय। नलेदाई यानी चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कर क्या करती है, स्वयं प्रकाशित होकर रात्रि में हमको क्या देती है, उजियारा देती है कि नहीं। जहां से हमारे नाना मामा काका भाटो रिश्ते आए, इन व्यवस्था को जय कौन भूलेगा। इसीलिए हम अपने पुरखा व्यवस्था से उनको सम्मान देते हैं जिन्होंने हमें जीवन शैली जीने की व्यवस्था दी। आज कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो कक्कू को ना मानता हो, काकी को ना मानता हो, चाची को ना मानता हो। हमारे डॉक्टर रंजीत पटेल जी ढूंढरखेड़ा वाले, उनकी ओर से इस जो आयोजक कमेटी है उनके सहयोग के लिए 500 रुपए की राशि दी है। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आदिवासी समुदाय को ऐसा ही सहयोग मिलता रहे तो नवीन कार्य होते रहेंगे। तो जहां से हमारी पुरखा व्यवस्था चली है, हम उसकी जय बोलते हैं, है कि नहीं। हमारे जो समुदाय के लोग हैं, सबसे बड़ी बात जो है अंधविश्वास में विलिप्त है। ये हमारे अंधविश्वास आए कहां से, इसमें मैं थोड़ा सा बहस करके मैं संवैधानिक विचारधारा, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है कैसा है, विवेकशील बुद्धि होते हुए भी सहज बुद्धि की तरह आप काम करते हो। मतलब जैसे कि सहज बुद्धि में कौन आता है, पशुजन, है ना, पशु जैसे बैल हो गए, ढोर हो गए, बछेड़ हो गए, वन्य जीव प्राणी हो गए, ये क्या है, सहज बुद्धि है, जिनमें कम बुद्धि होती है। अब विवेकशील बुद्धि में कौन है, मानव है। इनकी परख क्या होती है
यदि यदि कुत्ते के आगे एक क्या रख दिया जाए, एक गिलास दूध रख दिया जाए, है कि नहीं, दूध रख दिया जाए और शराब रख दिया जाए, तो किसको ग्रहण करेगा? दूध को ग्रहण करेगा ना। लेकिन उसके पास बुद्धि है, लेकिन एक मानव जीवन प्राणी जो मानव है, उसके आगे दूध रख दिया जाए और एक तरफ शराब रख दिया जाए, तो जो शराबी है वो सबसे पहले शराब को हाथ लगाता। सही है कि नहीं? उसमें सहज बुद्धि होते हुए भी पहचान की कमी है, अपना विवेक का प्रयोग नहीं करता। इसलिए हमारी प्रकृति की रूह से होती है कि जो ये धरातल है, यदि हम इसे भूमि में, है कि नहीं, ये मान लो एक भूमि है, खेत है, इसमें यदि हम सकारात्मक बीज नहीं बोएंगे तो प्रकृति का नियम है कि वह उस भूमि को घास फूस से भर देती है। सही है कि नहीं? यदि हम उसमें सकारात्मक बीज नहीं बोएंगे तो नकारात्मक तत्व वहां पे अपने आप जन्म जाते हैं। सही है ना? इसी तरह मानव की जो मेमोरी है, मेमोरी समझते हो, रीड ओनली और रैम मेमोरी दो तरह की होती है। रीड ओनली है जो एक बार डाटा आपके माइंड में बैठ गया उसको हटाया ना जा सके। दूसरा रैम मेमोरी, जो डाटा आपके दिमाग में बैठता है, जो सच्चाइयां हैं उसको आप ग्रहण करते हो और जो बुराइयां हैं उसको आप क्या करते हो, दूर करते हो। सही है कि नहीं? दो तरह की मेमोरी है आपके माइंड में। यदि आपके माइंड में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक तत्व जो है आपकी माइंड में अपने आप जगह बना लेगी। यही अंधविश्वास है कि नहीं है? यही अंधविश्वास है। इसलिए समाज को जगाने के लिए हमें मूल सिद्धांतों पे हमको काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा था कि ये जो हमारी व्यवस्था है, पुरखों की व्यवस्था है। अब बात आती है, आज ये मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? विश्व मूल निवासी दिवस, है कि नहीं? वर्ल्ड इंडिजिनियस डे, है कि नहीं? यानी विश्व मूल निवासी दिवस, आदिवासी दिवस नहीं, क्या बोलेंगे? विश्व मूल निवासी दिवस। ऐसा क्यों? आदिवासी दिवस क्यों नहीं? बहुत विषमता है। क्या हमारे प्रचारक लोगों ने हमारे ही माइंड में जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के विचार भर दिए। सही है कि नहीं? आदिवासी यदि दिवस होता तो ट्राइबल्स दिवस कहा जाता। क्या कहा जाता? ट्राइबल दिवस। सही है कि नहीं? इंडिजिनस दिवस क्यों कहा जाता? इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। क्या होता है? स्वदेशी, जो इसी देश का, इसी धरती का रहवासी है। क्या है? इसी देश का, इसी धरती से जन्मा हुआ यही का रहवासी है। वो क्या है? इंडिजिनस पीपल है। सही है कि ना? और जो इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट का मतलब समझते हो? विदेशी, जो बाहर से आकर के इस देश में रह रहा हो। जैसे कि अभी विस्थापन, भूमि विस्थापन है ना, जल जंगल जमीन विस्थापन, इन्होंने चर्चा की थी। तो सबसे पहले हमें पहचानना चाहिए कि इस धरातल पे कितने तरह के लोग रह रहे हैं? दो। सही है कि नहीं? एक तो पहला वो है इमिग्रेंट जो बाहर से आके रह रहा है, दूसरा इंडिजिनस जो यही का है। उसी को भारत सरकार ने क्या कहा? माता पिता कुदरती रूलिंग व्यवस्था से व्यवहार आया। मतलब माता पिता की व्यवस्था से, व्यवस्था समझते हो? पिता की पत्नी कहां से आती है? कहां से लाते हो? बाहर से लाते हो ना? लाते हो कि नहीं लाते हो? लाते कि नहीं? दो तरह की जमीनों का हस्तांतरण होता है। एक तो मात्र सत्रात्मक उनके लिए जो विदेशी आए आकर के आपकी बहन बेटियों को भगा के ले जाते, गैर समुदाय में जब ली जाती है आपकी बेटियां, तो संपत्ति भी छीन के 1927 के तहत जो थे संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता था। लेकिन आज जो सरकारें कर रही है, हमारे जीवन जो जमीन है उसका दोहन करवाने के लिए, आपकी जमीन है जो आपकी बच्चियां गैर को चली जाती हैं, तो जमीन भी हस्तांतरण होगा, किसको चला जाता है? गैर को चला जाता है। सही है कि ना? तो जब गैर को चला जाता है तो वो मात्र सत्रात्मक व्यवस्था, वहां के जो दूसरे की जनजाति जो पैदा होती है, दूसरे का जो मूल बीज उस बच्ची से पैदा होता है, उसका वारिसदार उस जमीन में राज करता है। तो उसके लिए ये जमीन क्या है? मात्र सत्रात्मक व्यवस्था, मतलब माता से पाई हुई जमीन पे उसका राज। बात समझ में क्या? सही है क्या? अपित्र सत्रात्मक व्यवस्था क्या है? ये लोग पिता के, दादा के, आज सरकार भी कहती है ना कि दादा के जमीन है तो वंशज को मिलेगा।
सही है कि नहीं? कहते हैं कि रिकॉर्ड दिखाइए, आपके दादा के दादा के दादा की जमीन है तो आपका अधिकार है कि आप लड़के, आप अपना संवैधानिक अधिकार है कि आप लड़के अपनी जमीन वापस ले सकते हो। सही है कि ना? लेकिन हम लोग भूल वहां करते हैं कि जो ये सरकारें हैं, ये केंद्र की सरकारें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसमें भी दो सिस्टम है, केंद्र व राज्य। केंद्र जो उधार उसीना लेकर के राज कर रहा है, बात समझ रहे हैं? जो विदेशी लोग आकर के शासन सत्ता चला रहे हैं। सही है कि नहीं? पहले अंग्रेजों ने राज किया है ना, मुगलों ने राज किया है ना, ऐसा करके जिन्होंने शासन सत्ता चलाई, और किसमें? एग्रीमेंट पे। आप जमीन कहां रखते हो ना, उसमें एग्रीमेंट करते हो कि हम 10 साल के लिए आपका जमीन लेते हैं, यदि इसमें खाद डालेंगे, अधिक खाद डालेंगे, ये इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये समझौता रद्द हो जाएगा, आपकी जमीन आपको सौंप दी जाएगी। है जिसे हम फ्रीडम ऑफ द कंट्री, है ना, क्या चाहिए हमको? फ्रीडम ऑफ द कंट्री नहीं, हमको पब्लिक फ्रीडम ऑफ द कंट्री चाहिए, मतलब लोगों की स्वतंत्रता चाहिए। देश की स्वतंत्रता से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब इसको समझिए कैसे। फ्रीडम ऑफ द कंट्री में जो ये सब समझौता हुआ, 4 जुडिशियल एक्ट 1914 से बनाया, जिसे हम कहते हैं भारत देश जो है 1947 को आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान, जिसको लागू होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, है ना। इस व्यवस्था को लागू होने में कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो उसमें क्या हुआ था? आजाद देश नहीं हुआ। क्या हुआ है? समझौता हुआ। कितने सालों का समझौता हुआ? 10 सालों का। कितने सालों का? 10 सालों का एग्रीमेंट था। लेकिन आज भी वो क्या है, बढ़ते पे बढ़ते पे बढ़ते 10 पे 10 10 पे 10 बढ़ते जा रहा। क्यों? ये सत्ता के लालची लोगों की वजह से। कैसे? मैं इन सभी सारी विषयों से आपको अवगत कराऊंगा। क्यों ऐसा हमारे साथ भी क्यों हो रहा है? जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में, जहां ट्राइबल क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में, है ना, इलेक्शन लागू नहीं है। सही है ना? आईपीसी सीआरपीसी जुडिशियली लागू नहीं है, लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से चल रही है। सही है ना? मैं पूरा प्रूफ एविडेंस इसका रखा हुआ हूं। पंचायत प्रोविजन जो चल रहा है आपके गांव में, वही असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक है। अब ये बताइए, संवैधानिक और असंवैधानिक क्या? संवैधानिक जिसकी हम चर्चा करते हैं कि आदिवासी यहां का मूल मालिक है, जैसे कि 2 तरह के केंद्र व राज्य। राज्य है भारत सरकार। भारत सरकार क्या है? इस देश का ओनर है, ओनर ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार जिसको कहते हैं। इस देश का ओनर है, मूल मालिक है। क्या हुआ कि आजादी के बाद जो पहले इस देश का पहला प्रथम व्यक्ति माना जाता था, सही है कि ना, जो इस देश का प्रथम व्यक्ति माना जाता था, वह मूल निवासी आदिवासी था। और आज क्या हो गया? अंतिम नागरिक कहलाने के लायक नहीं है। सरकार ने उनको आधार कार्ड पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? आधार कार्ड पकड़ा दिया। दुनिया के एविडेंस बना दिया। पंचायत प्रोविजन, क्या बोलते हैं, आपके जो अधिकार थे, मौलिक अधिकारों में जो आपकी ग्राम सभा को अधिकार था, लोक समिति को जो अधिकार था, उसको पंचायत लेकर के आज आपका परिचय पत्र बना रहा है। सही है? 1956 है शायद, समझ रहे हैं? जिसको लेकर के क्या कर रहा है? पहचान पत्र बना रहा है। लोक समिति क्या कहती है? आदिम जाति गुण। आदिवासियों के क्या गुण होते हैं? एक दूसरे के आने में हिचक, एक दूसरे के सामने करने में हिचक पैदा। ये उनके आदिम जाति गुण के आधार पर आदिवासी साबित होता है, मूल्यवासी साबित होता है। लेकिन उसको उपयोग कौन कर रहा है? पंचायत। पंचायत प्रोविजन यानी पेशा, नगर निगम नगर पंचायत यानी मेसा, और लोकसभा या विधानसभा यानी संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची। सही है कि ना? तो इन सारे विषयों को हमको समझना है, तो सबसे पहले हम अपनी पुरखा व्यवस्था को समझेंगे। किसको? पुरखा व्यवस्था। तो मैं इसलिए पुरखों को याद करते हुए आपको जरूरी चाहा कि ऐसा नारा लगाया जाए। तो चलिए हम अपना अब सांस्कृतिक और संवैधानिक चर्चा पर बात करते हैं कि भारत के जो संविधान में हमको हक व अधिकार आर्टिकल के तहत दिए गए, जो संवैधानिक अधिकार थे, उनमें आज तक सरकारों ने कैसे दोहन किया है। सरकारों की जो जुडिशियली चल रही है, जिसमें प्रमुख हो रहा है, कौन है? कलेक्टर है, सीओ है, जनपद पंचायत है कि नहीं? ये किसमें? स्त्री पंचायती राज अधिनियम में, है ना। और क्या है?
जो जुडिशियली सिस्टम चल रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा मीडिया। सही है कि ना? तो जो त्रिन्यायमूर्ति न्यायिक व्यवस्था उसमें जो है क्या है? लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब ये क्या है? हमारी मातृत्व कुदरती रूलिंग व्यवहार से ही इस देश का सिस्टम चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। कैसे कि देखिए, ये असंवैधानिक होते हुए भी हमारे लोग छोटे छोटे झगड़ा होते हैं, किसके चक्कर लगाते हैं? कार्यपालिका के चक्कर लगाते हैं। मान लो कि आबकारी विभाग के द्वारा जो है सरकार क्या करती है? शराब बेचती है। सही है कि ना? है? और सरकार भी कहती है, क्या कहती है? शराब मुक्त देश बनाओ। क्या कहती है? शराब मुक्त देश बनाओ। अभी हमारे यहाँ पे टीआई साहब आए थे, क्या कह रहे थे? शराब नशा बंद करो, शराब मुक्त अभियान चलाओ और शराब से दूरी बना के रखो, क्योंकि शराब जो है नशा नाश की जड़ है, वो तो स्वयं में नशा है और आपको भी नाश कर देगी। लेकिन इन्हीं का आबकारी विभाग के द्वारा परमिशन देकर के क्या बेचे जा रहे हैं? शराब बेचे जा रहे हैं। इन्हीं से इनकी जुडिशियली चलती है। कैसे कि देखिए, इनके द्वारा नगरों में, शहरों में शराब बिकता है। क्या बिकता है? शराब बिकता है। इसका एग्रीमेंट होता है कि आप इस क्षेत्र में जो है शराब बेच सकते हैं। सही है कि ना? और जब ये शराब बेचने का एग्रीमेंट हो तो लाइसेंस उनको देती है कौन? सरकार ही देती है ना। तो अब कच्चा कौन फैलाती है? सरकार। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग जो है शराब लेते हैं और उसको क्या कहते हैं? उस मद को पीते हैं। पी करके आते हैं घरों में। घरों में क्या कहते हैं? एक काम बचा है। पहले तो अच्छा था, लेकिन अब एक काम बचा है। पहले थी क्या क्या चलता था? पुरखों की व्यवस्था में चौपाल जिंदा थे। चौपाल समझते हो? बैठक व्यवस्था। चौपाल चलते थे तो कोई भी व्यक्ति काम से आता था तो थका बिदाना आता था, पिया पाया अपन चार शराबी या कि चार लोगों के बीच में जाकर के कौड़ा लगता था, जिसको अंगूठा कहते थे। आज कौड़ा लगता है क्या? नहीं लगता। कौड़ा जानते हो? जहां आग लगाते हैं और उस सिगड़ी में हाथ सेकते है ना, सेकते हैं ना, उसको क्या बोलते थे? अंगूठा। वहां पर वो बैठता था। उस वक्त स्त्रियां जो है पुरुष का सम्मान करती थी कि जब पुरुष जब तक घर नहीं आता तब भोजन नहीं करती थी। सही है ना? कि कब मेरा मर्द आएगा और भोजन पाएगा, इसके बाद हम भोजन करेंगे। तो उस समय जब चौपाल चलता था तो वहां पे बैठकर शराब पिया हो चाहे कैसा भी हो, वो नशा खत्म हो जाता था। भूख लगती थी तब वो घर आता था। सही है ना? तो झगड़ा कम होते थे। लेकिन जब से चौपाल बंद हुआ और सिर्फ चूल्हा जला, चल रहा क्या इस समय? सिर्फ चूल्हा आता है, दनादन कलारी से शराब पी करके काम करके। और क्या कहता है कि थकान लगी थी इसलिए 2 घूंट में ले लेता हूं थकान खत्म करने के लिए। सही है ना? यही कहता है कि उसको पी लेता हूं तो उसकी मद में जो है थकान भूली रहती है ना? तो उसको पी के आता है। अब बैठने की कोई जगह नहीं कि समय लग जाए तो उसका शराब उतर जाए। डायरेक्ट आता है और औरत के पास सीधे जाता है। कहता है क्यों, खाना बना है? बोली नहीं, थोड़ा समय लगेगा, है कि नहीं? बोलता है क्या करती थी दिन भर तू? क्या करती थी दिन भर तू? खाना नहीं बना सकी हो? है? काम शाम किया और यदि समय पे खाना न मिला तो जो 2 झापड़ मारा, 3 झापड़ मारा, उसको तो परेशान किया ही, साथ में बच्चे परिवार पूरा परेशान होता है। एक शराबी की हालत है। सही है ना? तो जब ऐसा स्थिति आता है तो बात कहां पहुंच जाती? जी 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 व्यवस्था के लिए जी। हमारे जो अतिथि आए हुए थे रणजीत सिंह जी, जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी ओर से इस कमेटी के लिए 1000 रुपए की राशि आई हुई है। भगवान उनकी परम शक्ति पूरा देव उनकी परिवार को सुख शांति प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। आप सभी तालियां बजा दीजिएगा। तो जब वो ऐसा होता है तो क्या होता है? पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। जोला बर्मन जी हैं जो हमारे खमतरा से हैं, यहीं की रहवासी, उनकी ओर से यहाँ पे
20 रुपए की राशि आई हुई है। परम शक्ति गुणादेव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा हम विनय आशा करते हैं। जय, ताली बजाएं। तो देखिए, जब ऐसा होता है तो पति की पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, बात कहां पहुंच गई? तलाक तक। कहां तक पहुंच गई? तलाक तक पहुंचती है कि नहीं? और जब तलाक तक बात आती है तो हम कहां जाते हैं? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। अब तलाक किस में होता है ये जानते हो? जिसका एग्रीमेंट होता है। किसका? जिसका एग्रीमेंट होता है। हमारा संविधान जो चलता है किससे चलता है? लॉ से चलता है ना? लॉ जो है कितने हैं? क्षेत्रकार से है। जो है लड़ाई झगड़ा होकर के बाद कोर्ट कचहरी चली जाती है। अब हमको पत्नी जो है ब्याह कराई थी, यदि वो सिटीजन थी, जैसे कि मैंने बताया था कि जो लॉ चलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन लॉ, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ, कस्टम एंड यूसेज, ये ना रूढ़ी प्रथा। पर्सनल लॉ किसका है? मुसलमानों का है। कस्टम एंड यूसेज किसका है? रूढ़ी प्रथा आदिवासियों का है। आदिवासी में कौन कौन आते? एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जो हैं, ये कौन है? आदिवासी हैं। वरन वो जानते नहीं कि हम आदिवासी है ना। इनकी बात में बताऊंगा तब उनको समझ में आएगी कि हम कैसे आदिवासी हैं। तो जब बात पहुंच जाती है कहां? कचहरी तक, तो वहां लड़कियां केस लगाती है कि मेरा पति जो मुझे परेशान करता है, मुझे तलाक चाहिए। क्या करती है? मेरा पति मुझे परेशान करता है, मैं इसके पास नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए। दहेज प्रथा लग जाती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, सही है कि ना? सही है कि नहीं है? तो जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 लग जाती है तो वहां से दहेज वापस करना पड़ता है। किसको? पति को। सही है ना? कानून उसको मनवाती है, क्योंकि जुडिशियली सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम होता है। जबकि आदिवासी जो है नॉन जुडिशियल सिस्टम से जीता है। कैसे जीता है? नॉन जुडिशियल सिस्टम से जीता है। प्रकृति उसकी संस्कृति है, नॉन जुडिशियल व्यवस्था है। नेम दस्तूर से उसके कार्य संपन्न कराए जाते हैं। हमारे आदिवासी संस्कृति में तलाक नाम की कोई चीज नहीं है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो जब वहां केस जाता है, केस वहां न्यायालय से होकर के कहां जाता है? अपीली अदालत में जाता है। जब वहां जाता है तो अपीली अदालत में तो अनुच्छेद 19 के तहत जो वहां पे जन सुनवाई होती है, 19 से 16 शायद, इसके तहत क्या होती है? जन सुनवाई होती है। और जज क्या पूछता है जानते हो? क्यों आपका विवाह कैसे हुआ था? कैसे हुआ था विवाह? तो वो कहती है कि मेरा विवाह तो कहाँ हुआ था, क्या बोलते हैं, मैं तो क्या की थी, जा करके क्या करवाते हैं हमारे लोग? कोर्ट मैरिज कराते हैं, है ना? कोर्ट मैरिज कराते हैं। दूसरी बात, और कैसे विवाह होता है? ब्राह्मण लगा करके होता है, ठीक है ना? मतलब पंडित लगा करके होता है। बोले किससे विवाह हो? तो बोली पंडित जी से हुई थी। कहीं चलो इसको जेल में अंदर करो, इसको अंदर करो, ताकि इसको न्याय मिल सके। वहां सिटीजनशिप एक्ट 1955 लगाकर अंदर कर देते। और यदि आपने कहा कि हमारा विवाह जो है पुरखा व्यवस्था, नेंग दस्तूर से शुरू हुआ था, गांव की पटेली मुकदमी व्यवस्था से शुरू हुआ था, तो कहेगा जब ऐसा है तो आपका यहाँ न्याय नहीं टूट सकता। जब आपका न्याय कहां टूटेगा? गांव में। कहां भेज देता है? गांव में। क्योंकि गांव से बढ़कर कोई शेर नहीं हो सकता। क्योंकि वहां कौन सी व्यवस्था चलती है? नॉन जुडिशियल व्यवस्था चलती है, जिसको पटेली मुकदमी व्यवस्था कहते थे। सही है ना? तो वहां आपको न्याय मिलेगा। मैं इसमें कोई न्याय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक लॉ है, वह विधायी स्रोत कानून है, सॉरी संवैधानिक कानून है कि नहीं? तो वहां पे उसको न्याय मिलेगा। ऐसा करके वो गांव में भेज देती है। फिर 4 पंच बैठ करके उसका क्या करते हैं? समझौता करते हैं। सही है ना? वहां क्या हुआ? आबेल मुझे मार और मेरे साथ साथ मेरे भाई को भी मार। सही है ना? ये पहला आतंक किसका? जुडिशियली का। दूसरा क्या? जल जंगल जमीन। हमारी ये अकेले की समस्या नहीं, मेरे अकेले की व्यक्तिगत समस्या नहीं, हम सबकी समस्या है, जल जंगल और जमीन। इसमें जब बात आती है तो हमको प्रशासन क्या कहता है? यदि हमारा केस फंसा वन विभाग का या राजस्व का, ठीक है, मैटर फंसा है, तो जब हम मान लो वन अधिकारों के तहत हम जंगल में कब्जा, हमारे पुरखे वहां दादा परदादा खेती किसानी करते तो वहां पे कब्जा है, ठीक है ना? तो जब हमारे पुरखे किसी कारण से वहां की नार ग्राम की व्यवस्था यदि बिगड़ गई
तो हमारे सियाने जो थे, क्योंकि यहाँ के रहवासी थे, मूल मालिक थे, है ना, वो कैसे खेती करते थे? प्रकृति के अनुसार, वातावरण अनुसार खेती करते थे। कैसे? 10 साल यहाँ खेती की है, भाई मूल मालिक है यार, चाहे जहां जाके खेती कर सकते, ये हमारा अधिकार है, अभी आज भी है। आर्टिकल 9 के तहत आप 19 के तहत देखिए, 19 के तहत आप देश के किसी भी कोने में रह बसर गुजर बसर आप कर सकते हो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमारे लोग जानते नहीं है। इसमें क्या है? प्रकृति लिंग व्यवस्था कैसी थी? हम 10 साल खेती यहां की है, यदि ये जमीन जो है उपजाऊ नहीं है, अधिक फसल पैदा नहीं कर सकते, तो इस जगह को छोड़कर के प्रवास कर जाते थे, दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते थे, वहां जाकर के काट सफाई करके खेती किसानी करते थे ना। 10 सालों के लिए उस जगह को छोड़ देते थे, ताकि वो जो भूमि है पुनः उपजाऊ हो जाए, पुनः उपजाऊ हो जाए। इसलिए हम उसको 10 साल छोड़ देते थे। ये प्रकृति रूलिंग व्यवस्था है, जिस प्रकार दिन और रात का होना, ये निरंतर हमारी व्यवस्था चलती रहती थी। यही रूलिंग व्यवहार है जिसे भारतीय संविधान में भी दिया हुआ है ना। तो अब क्या होता है? तो जब हमारा केस फंस गया, कहा वन विभाग का, नहीं ये जंगल तो हमारा है। कौन कहता है? वन विभाग, है ना। फॉरेस्ट, तब हम पूछते फॉरेस्ट एक्ट कब बना? फॉरेस्ट एक्ट कब बना? 1860, सही है कि ना। 1965 में क्या बना? वन विभाग बना, सही है कि ना। 1927 में क्या बना? वन अधिनियम कानून बना कि ना। और 1878 में क्या बना? वन आरक्षित कानून बना। अब ये बताइए, ये अमेरिकी पैदाइश है, तो पहले कौन था? किससे हमारी व्यवस्था चलती थी? सही है कि ना। तो हम किसको देखते हैं? प्रकृति रूलिंग व्यवस्था को। आज ये पूरा देश है ना, किससे चलता है? रूलिंग व्यवहार से चलता है। कैसे? अंटे क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट। अंटे क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की तारीख से बनाई हुई कैलेंडरी दुनिया के हिसाब से ये पूरा देश चलता है। सही है कि ना? सही है कि नहीं है? आपके दिन तिथि मुहूर्त समय सारे चीजें जो है किससे चलते हैं? पूर्व की बनाई हुई व्यवस्था से चलते हैं। अब बिफोर क्राइस्ट, जिस कानूनों को मानव ने बनाया, तो हम आदिवासियों के ऊपर जो है नॉन जुडिशियल कानून लगते हैं, जैसे भू आपदा प्रबंधन कानून, है ना। जो अन्य कानून है प्रकृति संबंधित, बाढ़ संबंधित, आपदा संबंधित, ये कानून ही सिर्फ आदिवासियों पे लगता है, बाकी अन्य कोई भी कानून आदिवासियों के ऊपर नहीं लगता है क्या? इस चीज को हमको जानना पड़ेगा। गैर तरीके से हमारे कार्यपालिका में बैठे हुए थानेदार, एसडीएम, है ना, ये लोग जो है हमको क्या करते हैं? लूट मचाते। सही है कि नहीं है? इसलिए आपको संवैधानिक व्यवस्था को जानना पड़ेगा। तो जब जमीन की बात आती है, तो फॉरेस्ट एक्ट वाले क्या कहते हैं? यह सब जमीन जो किसकी है? सरकार की है। सही है कि नहीं? और हमसे क्या कहते हैं? आपके दादा के दादा की जमीन है तो वंशज को मिलेगा। आप अपने दादा का रिकॉर्ड दिखाओ। पूछते कि नहीं पूछते? अब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं तो हम क्या दिखाएं, ऐसा कहते। सही है ना। यदि है तो बताएंगे नहीं, हमारा जो है नजरी नक्शा उठा के देख लो, हमारा खसरा उठा के देख लो, मेरे दादा के नाम पे थी। सही है ना। ये कौन कहता है? फॉरेस्ट, दादा के दादा का रिकॉर्ड दिखाओ। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, आप हमको कहते हैं, मैं देखिए लड़ना और लड़ाना सिखाना चाहता हूं। यदि आप जानना चाहते हैं, लड़ना और लड़ाना सीखना चाहते हैं, हमको लड़ाई अधूरी लड़ाई नहीं लड़ना है कि लठ उठाए थे मारो। हमको कैसी लड़ाई लड़ना है? संवैधानिक लड़ाई लड़ना है। कैसी लड़ाई लड़ना है? संवैधानिक लड़ाई लड़ना है, जो हमें भारत के संविधान से मिला है। सही है कि नहीं है? भारत का संविधान से हमको जो आजादी मिली है, हमें उनकी लड़ाई लड़ना है। इसलिए समय की बहुत कमी है, शायद लोग उगते भी हैं, है ना। यदि जान नहीं है, सही है ना, तब वो क्या करता है? आग की ओर बढ़ता है, चेतना जागती है,
आग को छूने के लिए दौड़ता है। जब तक उसको वो छू नहीं लेगा तब तक आपकी नहीं सुनेगा। जब वो छू लेगा, उससे जल जाएगा, तो समझ में उसकी आ जाएगी नहीं, इसको छूना क्या है, गलत है। ये बच्चे का नेचर है ना। इसीलिए हमको समझना पड़ेगा, हमें अपना अधिकार जानना पड़ेगा। हमारे मुकद्दमों ने कहा था, एक संवैधानिक चर्चा की थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का भारत के संविधान में 300